समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जोशीमठ में असुरक्षित घरों से लोगों को शिफ्ट कराने का काम और तेज, दूसरी दरारों वाली इमारतों को गिराने का काम शुरू। संकट में कई परिवार। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जोशीमठ में लिया हालात का जायजा। पावेल की स्पीड से पहले बाजार नर्वस। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा की गिरावट पर बंद। बैंकिंग शेयरों में दबाव। इंडेक्स 1.5% के करीब फिसला। सेंसेक्स 632 और निफ्टी 187 अंक गिरा। साल के दूसरे हिस्से में 15% बढ़ी घरों की बिक्री। नाइट फ्रैंक इंडिया की हाफ ईयरली रिपोर्ट। 30% बढ़े नए लॉन्च। दिल्ली और मुंबई रहे सबसे हॉट मार्केट। और व्हाट्सएप के जरिए कंज्यूमर कर पाएंगे खराब प्रोडक्ट या सर्विस की शिकायत। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर मिलेगा व्हाट्सएप का ऑप्शन। स्टेटस भी होगा ट्रैक। पेरू में सरकार विरोधी प्रदर्शन में अब तक 17 लोगों की मौत। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति डीना बोलुआर्टा को हटाने का कर रहे हैं मांग। ऑस्कर में और बढ़ी भारत की उम्मीद। अब 4 फीचर फिल्में, कश्मीर फाइल्स, RRR, कांतारा, गंगूबाई काठियावाड़ी रेस में शामिल। 95वें ऑस्कर के लिए 301 फिल्मों में मुकाबला। और श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में जमकर चला रोहित और शुभमन गिल का बल्ला। रोहित ने 83 तो गिल ने बनाए 70 रन। अभी क्रीज पर डटे हैं विराट। और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले करेंगे जोशीमठ में आए महासंकट की खबरों से। जोशीमठ में हाहाकार के बीच असुरक्षित इमारतों को गिराने का काम शुरू हो गया है। जिन इमारतों को गिराया जाना है उन्हें पहले से चिन्हित कर लिया गया है। मौके पर SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और CBRI यानी कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम के लोग मौजूद हैं। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। जोशीमठ में 2 होटल्स को गिराने का काम शुरू हो चुका है। जोशीमठ के सिंहधार से जिस होटल को गिराया जा रहा है वहां सबसे पहले बिजली के खंभे को हटाया गया। बिजली की तारों को काटकर हटाया गया। होटल के सामने से लोगों को हटाने के लिए अनाउंसमेंट भी यहां पर किया गया। तो वहीं जोशीमठ आपदा पर उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से सक्रिय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता है कि कम से कम नुकसान हो, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। धामी ने यह भी कहा कि PM मोदी ने हर संभव मदद का हमें भरोसा दिया है। सभी की प्राथमिकता है कि इस समय लोगों को सबसे पहले तो सुरक्षित स्थानों पर किया जाए। जो प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से विशेषकर अभी तक हमने लगभग 81 परिवारों को शिफ्ट किया है। 300 के लगभग लोग हैं जिनको सरकारी गेस्ट हाउसों में, होटलों में, अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। 678 ऐसे मकान हैं जिन पर दरारें आई हैं, जिनको नुकसान हुआ है। उनके लिए भी हम दीर्घकालिक योजना बना रहे हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले जोशीमठ के लोगों का बचाव किया जाए, जान माल की हानि को बचाया जाए, नुकसान को कम किया जाए। बेहद भयावह स्थिति जोशीमठ के इन दिनों हो गई है। जिस तरीके की स्थिति है उससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद तो है, लेकिन आम आदमी जो वहां पर निवासी हैं वो फिलहाल कुछ लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि वो लोग नहीं चाहते कि अपने घरों को छोड़कर वो दूसरी जगह पर जाए। हालांकि पुनर्वास की पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। हालांकि इसको लेकर एक तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं, प्रभावित लोग, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये लंबे समय से ये प्रदर्शन उनका चल भी रहा है, तब से जब ये आपदा इतनी बड़ी नहीं हुई थी, जब घरों में दरारें आनी कुछ एक की शुरू हुई थी, तब से ही लोग इसकी आशंका जता रहे थे कि आगे जाके ये बहुत बड़ा रूप ले सकता है, जो धीरे धीरे अब देखने को मिल भी रहा है। हालांकि जिस तरीके की स्थिति है उससे निपटने में कारगर कितनी होती है, तमाम सिचुएशन ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल स्थिति बेहद खराब। 600 से ज्यादा इमारतें ऐसी हैं जिनको अब यहां पर गिराया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल या तो इनमें दरारें आ चुकी हैं या तो ये बिल्कुल भी अब रहने के लायक नहीं बची हैं। ऐसे में कोई दूसरी अनहोनी ना हो, इसको देखते हुए इन इमारतों को गिराने का काम चल रहा है। इसके अलावा जितने भी काम वहां पर चल रहे थे उन तमाम कामों को रोक दिया गया है। जो दूसरी तरीके के काम वहां पर हो रहे थे और
2 होटल्स को गिराने का काम अभी चल रहा है, जिसको गिराने से पहले बकायदा वहां पर अनाउंसमेंट भी की जा रही है, लोगों को हटाया जा रहा है रास्ते से, और जहां पर गिराया जा रहा है जो इमारत, वहां भी पहले से लोगों को ये बात की जानकारी दी गई है कि इस जगह को वो खाली कर दे। लेकिन फिर भी लोगों का लगातार विरोध प्रदर्शन भी इसको लेकर जारी है। खास करके जो आपदा से प्रभावित लोग हैं उनका विरोध प्रदर्शन जोशीमठ में लोग कर रहे हैं। उन लोगों से बात की हमारे संवाददाता सांत्यागो घोरा ने। जी देखिए, प्रोटेस्ट, एक विरोध प्रदर्शन जो यहाँ पे चल रहा है, पहला विरोध प्रदर्शन नहीं है जो जोशीमठ की जनता ने किया है। पहली बार नवंबर 2021 में इन लोगों ने अपने घरों में दरारें देखी थी। 14 मकान उस वक्त ऐसे थे जिनमें दरारें पड़ी थी, और जोशीमठ के लोगों का कहना है कि तब से लेकर आज तक उन्होंने कई बार ऐसे विरोध प्रदर्शन किए। एसडीएम से लेकर के मुख्यमंत्री तक का दरवाजा खटखटाया, पर कहीं किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। और नतीजा देख सकते हैं, आज स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ये कहना है जोशीमठ के लोगों का। जो प्रदर्शन में लोग आए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपका भी मकान जो है वो उसमें दरारें आई है सर, जो है कि 1.5 साल से जो है कि इन मकानों पे दरार आई है। उस टाइम तक जो है न सरकार ने न किसी ने ये उद्यम ने उठाया है कि जो है कि इनको खतरा है। और जब आज बड़ी बड़ी लोगों की मकान टूटने पे आई है, तब जाके गरीबों की भी पूछ हो रही है। फिर भी क्या सुविधा है, कह रहे घर से उठो, घर से उठो। साहब, हम तो उठेंगे नहीं, मरेंगे तो अपने घर में, जिएंगे अपने ही घर में, बस। हम आए वहाँ से हिलने वाले तो नहीं है। हाँ, हमको ऐसा दे दो, जैसे हमारी मकान है, ऐसी मकान बना के हमको दे देंगे तो हम छोड़ देंगे। हम तो जाने वाले, कहाँ जाएंगे हम? हमको बोले किराए में जाओ, किराए में जाओ। 4000 में क्या पूरा होगा मैम? 4000 में कुछ। अच्छा, ये जो आप लोगों को होटल में या स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं, आपके सामान और आपके जानवरों का क्या? अगर किसी के घर पे जानवर वगैरह हो तो कुछ हमारी मकान टूट रखे, क्या करना, मकान मिलेंगे। सरकार हमको ये निवेदन है, मकान मिले। हमारे छोटा छोटा बच्चा है, पढ़ना लिखना है। 4000 से हमको क्या होता है? हमारी मकान टूटी, हमको भी मकान, हमको भी कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे भी छोटे छोटा बच्चा है, पढ़ना लिखना है। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई चारा नहीं। गरीब आदमी, हमको भी मकान मिलेंगे, मुआवजा मिलेंगे। हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे? हम गरीब आदमी, हमारा कोई चारा नहीं है। छोटे जानवर वगैरह कैसे? फिर सामान और जानवर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाएंगे साहब? जानवर और सामान अभी पुरानी जगह पे ही है? हाँ, हम अपनी पुरानी जगह पे है साहब। ना हम तो बिना जानवर के हम कहीं नहीं जा सकते हैं। ना तो जो है कि सामान है, सर बर्बाद हो जाएगा, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? है, इसका तो कोई भी नहीं ले सकता साहब, सरकार भी नहीं ले पा रही है। जब उन्होंने 1.5 साल से हमारी देखभाल नहीं करी, रोए चिल्लाए, कोई सुनाई नहीं हुआ। और जब बड़े बड़े घरों में ये घटना घटने लग गई, तब जाके हमारी भी जांच 4000 की थी हमारी मकान नहीं है, तो 4000 में हमारी मकान बन गया हो गया। और 4000 में हम किराया, 4000 किराया और 5000 राशन का दे रहे हैं, ऐसा? नहीं जी नहीं, 4000 बोल रहे। 4000 में क्या होगा हमारा? है क्या राशन कुछ है, कुछ ये 4000 में हमारे क्या पूरा होगा? है शासन प्रशासन को कुछ कोई सुनाई नहीं है हमारी, आ रहे जा रहे वैसे। तो ये है जोशीमठ निवासी, और जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि 4000 किराया दिया जा रहा है और महज 4000 रुपए में कैसे वो अपना घर चलाएंगे। जाहिर सी बात है, पीड़ित लोग हैं ये, और सबसे ज़्यादा पीड़ा की बात इनके लिए ये है कि 1.5 साल तक उन्होंने कोशिश की सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की, अलग अलग दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज जब स्थिति इस कदर खतरनाक हो गई है, अब भी उनका कहना है कि बचाव कार्य के नाम पे उन्हें एक दूसरी जगह पे भेज दिया जा रहा है। उनके जानवरों का क्या होगा, उनके सामान का क्या होगा, उन्हें नहीं पता है। और किराए के नाम पे महज 4000 रुपए उन्हें देने का फिलहाल वादा किया गया है। हालांकि जमीन धंसने से महज जोशीमठ के लोग ही परेशान या डरे हुए नहीं हैं, बल्कि उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भी कई मकान जर्जर हैं। घरों की दीवारों में दरार आ गई है, कुछ दीवारें तिरछी हो गई हैं। इसके बाद लोगों में दहशत का यहां माहौल है। कर्णप्रयाग से देखिए संवाददाता अंकिता की रिपोर्ट। जोशीमठ की तरह कर्णप्रयाग में भी घरों में मोटी मोटी दरारें आने लगी हैं, और हालात कुछ घरों के तो ऐसे हो गए हैं कि मानो वो जमींदोज होने की कगार पर हों। आप मेरे पीछे ये जो घर देख रहे हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरे के पूरे जो ढांचा है वो कमजोर होकर गिरना शुरू हो गया है। आपको सीढ़ियों के जरिए जाते हुए दिखाएंगे। ये सीढ़ियों पर आप देख सकते हैं, और उधर भी क्रैक्स पड़े हुए हैं। न सिर्फ इतना, इस घर के अंदर ये वॉशरूम का इलाका है, देखिए पूरी तरीके से ये दरार है, और कभी भी ये वाला जो हिस्सा है इधर सड़क की तरफ गिर सकता है। इधर आप देखिए ये मोटे मोटे पत्थर आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये जो वॉशरूम है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। मिट्टी गिरनी शुरू हो गई है, और ये कब गिर जाए
कुछ मालूम नहीं। अंदर जाके जरा आपको हालात दिखाते हैं, यहाँ के क्या कुछ हालात हैं। दरअसल ये वाकई बहुत खतरनाक है। यहाँ पर देखिए हालत क्या है। ये पूरा का पूरा ये विम है और सपोर्ट के लिए लगाई जाती है, जो कि खुद इस वक्त देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से टेढ़ी हो चुकी है। यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं और ऐसे में कब जमींदोज हो जाएगा कुछ पता नहीं। चौतरफा अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो सीमेंट के छोटे छोटे टुकड़े, ये देखिए इस तरह के टुकड़े जो कि दीवारों से झड़ झड़ के नीचे गिरने शुरू हुए हैं। लेकिन इधर के हालात तो और भी ज्यादा खराब हैं। ये पूरी की पूरी विम क्रैक पड़ी है, कुछ कपड़े हैं, डब्बा है जो कि यहाँ पर इस घर में इस्तेमाल किया गया होगा, और ये वाला इलाका पूरी तरीके से जर्जर, मतलब हल्का सा भी कंपन हुआ तो ये इलाका जमींदोज हो जाएगा। ये तो आपने कर्णप्रयाग का हाल देखा। अब आपको टिहरी के पिपोला खास गांव में भी कुछ ऐसे ही देखने को जो तस्वीरें मिली हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ जमीन धंसने के बाद कई मकानों में मोटी दरारें पड़ गई हैं। पिपोला खास गांव से संवाददाता जसप्रीत ने इस हालात का जायजा लिया, आप भी देखें। इस वक्त मेरी मौजूदगी है टिहरी के पिपोला खास गांव में। यहाँ पर भी संकट जोशीमठ जैसा है और तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। हालात यहाँ पर भयावह हैं क्योंकि घरों में दरारें आ चुकी हैं, लोग घर छोड़ के जा चुके हैं। आप देखेंगे कितना ज्यादा गैप है और यहाँ से ये इस तरीके से ये टुकड़े, सीमेंट के टुकड़े नीचे गिर रहे हैं। इसके अलावा जहां पर भी नजर जाती है, जहां तक हम जाएंगे, ये आप देखेंगे पपड़ी ये पूरी नीचे आ चुकी है और यहां पर घर तो है, घर में सामान तो है, लेकिन लोग नहीं हैं। वैसे भी पहाड़ों की जिंदगी काफी मुश्किल भरी होती है, उसके बावजूद अब लोग अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों को देख रहे हैं। ये आप देखेंगे ये गैप काफी ज्यादा है। अभी जोशीमठ में लोगों के विस्थापन के लिए काम तो हो रहा है, लेकिन टिहरी का ये पिपोली खास गांव जो कि टिहरी झील से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ये गणेश भगवान की फोटो है। यहाँ पर कभी पूजा अर्चना लोग करते थे, हंसता खेलता परिवार था, लेकिन अभी यहाँ पर कोई नहीं है, पूरा घर खाली है। यहाँ पर आप देखिए कितना ज्यादा गैप है, पूरा हाथ मेरा चले जा रहा है और ये पूरा ये लेंटर नीचे उखड़ चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी ये बड़ी बड़ी दरारें हैं। ये टिहरी के लोग कह रहे हैं कि जोशीमठ ही इकलौता ऐसा इलाका नहीं है जहां पर लोग इस वक्त परेशानी झेल रहे हैं। वहां पर उनके घरों की बुनियाद हिल चुकी है और वो ढहने की कगार पर हैं। ये मकान भी कभी भी ढह सकते हैं जहां तक नजर जाती है। ये आप देखेंगे यहाँ पर काफी ज्यादा गैप है। अब इस आंगन को आप देखिए, जो फर्श है यहाँ पर भी हम देखें तो बड़े बड़े गैप्स हैं। आप देखिए कि और जो लेवल है वो भी ऊपर नीचे है, यानी कि एक बेस नहीं है। और अगर हम सामने से घर को देखेंगे तो वो एक तरफ झुक रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर कोई नहीं है। और जोशीमठ में महासंकट का कौन है जिम्मेदार? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। जल्द ही आप व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट या सर्विस की शिकायत कर पाएंगे। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप का विकल्प लाने पर काम चल रहा है। डिटेल लेते हैं इस पर असीम मनचंदा से। असीम, बताएं कैसे काम करेगा ये व्हाट्सएप सिस्टम? देखिए, आप बाजार से कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस खरीदते हैं और उसमें किसी तरह की खामी निकलती है, कंपनी आपकी बात पर सुनवाई नहीं करती, तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन कंपनी के साथ मिलकर आपकी शिकायत का निपटारा करती है। अभी क्या है, आप SMS के जरिए, कॉल के जरिए या फिर वेबसाइट के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन सरकार इस नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को व्हाट्सएप से इंटीग्रेशन करने की तैयारी कर रही है। भारत में करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, तो आप व्हाट्सएप के जरिए ही अपनी शिकायत सीधे सीधे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कर पाएंगे, उस शिकायत को ट्रैक कर पाएंगे और उसका रेजोल्यूशन होता हुआ देख पाएंगे। अभी जब अगर मैं कंज्यूमर हेल्पलाइन की बात करूं तो सालाना इसमें 7 लाख के आसपास शिकायतें दर्ज होती है और उनका निपटारा होता है। तो सरकार को उम्मीद है कि व्हाट्सएप से इंटीग्रेशन होने के बाद यहाँ पर ग्राहकों के लिए शिकायत करना काफी आसान हो जाएगा और कंपनियों के लिए भी इसका निपटारा करना काफी आसान हो जाएगा। तो जल्दी ही व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेशन करके नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ग्राहकों को राहत देगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कि आखिरकार बाजार में क्यों है इतनी नर्वसनेस।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे मार्केट की। दरअसल पावेल की स्पीच से पहले बाजार आज नर्वस दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी 1.5% की ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए, तो वहीं सेंसेक्स 632 पॉइंट गिरकर 60,115 पर बंद हुआ। निफ्टी की अगर बात करें तो 187 पॉइंट गिरकर ये 17,914 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिकवाली मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही। आइए मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित बताइए, आज सेक्टर्स का कैसा हाल रहा, कहां पर सुस्ती कहां पर तेजी सेक्टर्स में? देखिए, आज फोकस दो ही सेक्टर में रहा। पहला तो एक आईटी जो कि बिकवाली में सबसे ज़्यादा रहा, और ऑटो जो कि तेजी में सबसे ज़्यादा रहा। आईटी ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर्स के बाद टीसीएस के प्रेशर था, लेकिन ऑटो में टाटा मोटर्स आज लीड कर रहा था। 6% की शानदार तेजी। हिंडाल्को 1.5% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल 1.5% ऊपर और पावर ग्रिड करीब 7.25% के आसपास की तेजी यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ी। बिकवाली में अदानी इंटरप्राइजेस जोरदार बिकवाली पूरे ग्रुप में 5.5% नीचे रहा अदानी इंटरप्राइजेस। भारतीय एयरटेल 3.5% नीचे, आयशर 3% नीचे और अदानी पोर्ट करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में भी ऑटो, सोना बीएलडब्ल्यू 6% ऊपर, मैक्स फाइनेंशियल 4% ऊपर, जाइडस करीब 3.5% ऊपर और औरोबिंदो फार्मा रफली 1.5 से 2% के आसपास की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर रहा बैंक ऑफ इंडिया में, पीएनबी में, कंटेनर कॉर्प में और यस बैंक करीब 3 से लेके 4% तक की बिकवाली स्पेस के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल नंबर्स के बाद टीसीएस और बाकी आईटी कंपनियों बिकवाली और जोरदार बिकवाली अदानी समूह के शेयरों के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर नजरें इसी पर रहेंगी आज की किस तरीके की स्पीच में क्या कुछ रहता है पावेल का, क्योंकि फेड पर निगाहें हैं सभी की कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि फेड एक बार फिर से ब्याज दरें बढ़ा दे। आज की स्पीच पे ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आगे क्या सिचुएशन रहेगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात अब करेंगे देश के रियल एस्टेट मार्केट की, जिसकी रफ्तार लगातार जारी है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया ने इस पर अपनी एक हाफ ईयरली रिपोर्ट जारी की है। क्या कहती है ये रिपोर्ट, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं सीएनबीसी आवाज के रियल एस्टेट एडिटर विपिन भट्ट, जिनसे हम समझेंगे इस पूरे के पूरे डेटा को कि डेटा के अनुसार क्या कहती है। लेकिन एक बात जो इसमें साफ तौर पर इस डेटा में सामने आई वो ये कि दिल्ली और मुंबई ये दो सबसे हॉट स्पॉट रहे हैं, यानी कि इन जगहों पर सबसे अधिक हमने इसकी बिक्री देखी। हालांकि अब एक बार फिर समझते हैं इस पूरे डेटा को अच्छी तरीके से विपिन भट्ट जी से। विपिन जी बताइए, रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आया है? हाँ, तो एक हाइलाइटर आपने बता ही दिया कि मुंबई और दिल्ली एनसीआर ये दो हॉट प्रॉपर्टी मार्केट्स इंडिया के हॉट स्पॉट निकल कर आए हैं। लेकिन आइए देखते हैं नंबर्स क्या कहते हैं। ये हाफ ईयरली रिपोर्ट साल में 2 बार लेकर आता है नाइट फ्रैंक इंडिया, और इसमें 8 बड़े शहरों का सर्वे शामिल होता है, जिसमें हमारे 4 मेट्रो हैं और 4 बेंगलुरु, हैदराबाद, इस तरह के शहर हैं। देखिए, जुलाई से दिसंबर 2000 यानी कि सेकेंड हाफ में 15% ओवरऑल बिक्री बढ़ी है इन 8 शहरों में, और उस दौरान कुल 1,53,900 यानी 1,54,000 के आसपास घर बिके हैं। बाकी ये बताता है कि जो नए लॉन्चेस हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहा यह जा रहा है कि सारी जो इन्वेंट्री है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो नए लॉन्च बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 30% 40% के आसपास ये नए लॉन्चेस है। सिटी वाइज देखिए, मुंबई में 19%, दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है जहां 24% नए लॉन्चेस आए हैं। बाकी और शहरों की क्या कहानी है वो अगले स्लाइड पर हम देखेंगे। और यहां पर देखिए, बाकी नंबर्स तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन कोलकाता में वो नंबर जो है माइनस में है। वहां लॉन्चेस थोड़े से स्क्वीज हुए हैं, इसलिए नंबर माइनस में गया। कोलकाता एक बहुत ही टिपिकल मार्केट है, इसलिए यहां पर इस तरह का नंबर दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप ये देखिए कि नए लॉन्च जो हैं वो, जैसा मैंने कहा, 30% ज्यादा हुए हैं सेकेंड हाफ में। ये कंपैरिजन है पिछले साल की इस छमाही का, ना कि पिछली छमाही का। और कुल 1,67,000 से ज्यादा नए घर लॉन्च हुए हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो नए लॉन्च है, जैसा हमने कहा कि सबसे ज्यादा हॉट प्रॉपर्टी स्पॉट जो है दिल्ली एनसीआर और मुंबई। लॉन्चेस के मामले में ऑलमोस्ट डबल हो गए एनसीआर के अंदर लॉन्चेस, और नए लॉन्च के मामले में पुणे, चेन्नई, कोलकाता, ये 3 शहर हैं जिसमें सुस्ती सबसे ज्यादा रही। कोलकाता सबसे ज्यादा यहां पर सुस्त दिखाई दिया है। ये नए लॉन्चेस के नंबर भी आपके सामने हैं, वो बिक्री के नंबर थे, माफ कीजिएगा, ये नए लॉन्चेस के नंबर हैं। तो यहां पर भी देखिए, एनसीआर में 96%, ऑलमोस्ट मतलब डबल हो गया लॉन्च जो आंकड़ा था। और उसके अलावा यहां पर जो पुणे है वहां 6%, बेंगलुरु में 29%, और ये कुछ नंबर्स हैं। कोलकाता जैसे हमने देखा था, मार्केट ऑलरेडी थोड़ा श्रिंक था, तो वहां 6% का ही यहां। अच्छा, अब ये लोग एक ईयरली नंबर भी दे रहे हैं, ये तो हाफ ईयरली हो गया, लेकिन चूंकि साल खत्म हुआ है तो कैसा रहा कुल 2022 में बाजार। तो देश के 8 बड़े शहरों में कुल बिक्री जो है वो 3 लाख से ज्यादा रही घरों की। इन शहरों के अंदर 3 लाख से ज्यादा, और ये लास्ट ईयर के मुकाबले 34% का इंक्रीज है, यानी 2021 के मुकाबले। और लॉन्चेस में भी 41% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई दी है। यहां पर जो मुंबई है वो इस मामले में टॉप कर गया। समझिए, देश का सबसे महंगा रियल एस्टेट मार्केट सबसे ज्यादा घर बेच गया 2022 में। 85,000 से
सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर एनसीआर रहा है। इसलिए ये दो देश के सबसे हॉट प्रॉपर्टी मार्केट इस समय दोबारा फिर से हॉट है और बहुत सारी डिटेल है इस रिपोर्ट के अंदर, लेकिन ये इसके मेजर हाइलाइट्स हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और एनालिसिस के लिए आपका विपिन जी। और ये रहे डेटाज और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।